चलिए आज नया एक टॉपिक हम शुरू करेंगे। नया तो नहीं है, जो हम कल पढ़ रहे थे उसी से ये संबंधित है। केंद्र शासित प्रदेशों एवं राज्यों का उद्भव, यानी कि हमने कल पढ़ा था कि आर्टिकल 1 से 4 हमने पढ़े थे। केंद्र शासित प्रदेश एवं जो राज्य हैं, यानी कि यूनियन और इट्स टेरिटरी, यानी संघ और इसके राज्य, उसके बारे में हमने पढ़ा था उन आर्टिकल्स में। लेकिन वो जितना सिंपल दिखाई देता है उतनी चीजें होती नहीं है। जब हमने आर्टिकल पढ़ा तो हमें लगा कि बहुत आसान रहा होगा, राज्य बना दिए गए, देश दो भागों में विभाजित हो गया, बट उतना आसान ये था नहीं। तो आज हम जो शुरू करेंगे टॉपिक, उसके हिसाब से आपको समझ आएगा कि हाँ वाकई में ये चीजें बहुत मुश्किल रही हैं। तो जैसे ही हमारा जो देश है वो आजाद हुआ था, तो देश के स्वतंत्र होने से पहले जो हमारे प्रांत थे वो दो भागों में विभाजित थे। एक को कहते थे ब्रिटिश प्रांत और एक को कहते थे रियासतें, यानी कि एक को कहते थे ब्रिटिश प्रोविंस और एक को कहते थे प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट मतलब रियासतें। अब ब्रिटिश प्रांत तो ये डायरेक्ट ब्रिटिशर्स के अंडर में थे, और ये जो रियासतें थी इनमें जो थे जो वहां के वो रहे होंगे युवराज या जो राजा रहा है, वो इन रियासतों का मालिक रहा है। लेकिन इन पर भी जो रूल था वो ब्रिटिशर्स का रहा है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि वहां का जो अध्यक्ष रहा या उसका जो हेड रहा वो राजा रहा। उसके एग्जाम्पल भी हम आगे करेंगे। तो ब्रिटिश प्रांत थे, रियासतें थी। अब क्योंकि पाकिस्तान की डिमांड चलती आ रही थी, पाकिस्तान की डिमांड 1940 के बाद जो पाकिस्तान रेजोल्यूशन इन्होंने रखा था उसके बाद से ही बहुत जोर शोर से डिमांड हो रही थी। और उसकी वजह से जो है अभी एस्टिमेटेड बताया जाता है कि करीब 5 लाख के करीब जो लोग हैं उस विभाजन में, जिन लोगों की डेथ हुई है विभाजन के टाइम पर, जितने दंगे हुए हैं उनकी वजह से, तो उसको देखते हुए जो है विभाजन स्वीकार कर लिया गया था मजबूरन। कांग्रेस को भी स्वीकार करना पड़ा विभाजन, हालांकि कांग्रेस इसके पक्ष में नहीं थी और कभी भी जवाहरलाल नेहरू भी इसके पक्ष में नहीं थे कि भारत देश का विभाजन हो। सिर्फ जो कम्युनल जो वायलेंस हो रहा था, जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, उनकी वजह से उन्हें वो स्वीकार करना पड़ा और आखिरकार भारत और पाकिस्तान जो है ये बने। अब पहले जो है बांग्लादेश क्योंकि नहीं था, तो पाकिस्तान दो तरह से जाना जाता था। एक तो वेस्ट पाकिस्तान, जो कि अभी प्रेजेंट में जो पाकिस्तान है वो, और एक था ईस्ट पाकिस्तान। तो जो पंजाब वाला एरिया उससे याद रखिएगा, वेस्ट पाकिस्तान जो है प्रेजेंट में पंजाब वाला एरिया जो है वो, और प्रेजेंट में जो ये इस्लामाबाद और सिंध बलूचिस्तान ये सब जो जगह है ये पाकिस्तान में। और ईस्ट पाकिस्तान जो कि प्रेजेंट डे में बांग्लादेश है, यानी बंगाल स्पीकिंग जो मुस्लिम मेजोरिटी के लोग थे वो, इन्होंने दोनों पार्ट मांगे थे कि जहां जहां मुस्लिम मेजोरिटी में है हमें वो एरिया चाहिए। तो जहां पर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में मुस्लिम मेजोरिटी थी और ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश है इस समय इस जगह पर मुस्लिम मेजोरिटी थी, तो इन्होंने ये दोनों एरिया अपने पाकिस्तान के लिए मांगे थे। तो इनकी मांगे पूरी हुई और पाकिस्तान इसका विभाजन हो गया। अब विभाजन तो हो गया, लेकिन रियासतें जो हैं, जो ब्रिटिश प्रांत है वो तो ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट के कब्जे में है, लेकिन जो रियासतें हैं उनको जो है ज्वाइन करना बहुत मुश्किल हो रहा था। अब उसके लिए जो है जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उनको जिम्मा दिया गया था राज्यों का पुनर्गठन और एकीकरण के लिए। तो रियासतों के एकीकरण की जिम्मेदारी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई थी। और उस समय 552 रियासतें थी भारतीय भौगोलिक क्षेत्र में के अंदर जो थी। तो भारतीय भौगोलिक सीमा में 552 रियासतें थी। अब इनमें से 549 ने तो ज्वाइन कर लिया भारत को, क्योंकि जब रेजोल्यूशन हुआ था तो उनको एक चॉइस दी गई कि या तो तुम पाकिस्तान ज्वाइन कर लो या तुम इंडिया ज्वाइन कर लो। तो मोस्टली जो है कोशिश ये की गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा कि मोस्टली जो प्रिंसली स्टेट है वो भारत देश को ही, जो हमारी भौगोलिक सीमा में है, वो हमें ही ज्वाइन करे। पाकिस्तान भी इंडिया की ही भौगोलिक सीमा में है, लेकिन जो उन्होंने अपने मुस्लिम मेजोरिटी वाला जो कार्ड उन्होंने खेला कि हमें तो इतना एरिया चाहिए, तो वो उस हिसाब से उन्हें दिया गया, नहीं तो वो भी भारत का ही हिस्सा था। तो 549 रियासतें तो जुड़ गई, लेकिन कौन नहीं जुड़ी उनके नाम आपको जान लेने चाहिए। जूनागढ़ ने मना कर दिया कि हम भारत में नहीं जुड़ना चाहते, स्वतंत्र रहेंगे, ना तो भारत में
ना पाकिस्तान में। जम्मू कश्मीर इसने भी मना कर दिया। इस जम्मू कश्मीर में उस समय राजा थे महाराजा हरि सिंह, जूनागढ़ में थे नवाब, और हैदराबाद में कौन थे? निजाम। तो हैदराबाद के निजाम ने भी मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम हैदराबाद को स्वतंत्र रखेंगे, मतलब हम फ्री रहना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इन्फ्लुएंस से। तो इन सब ने जो है मना कर दिया। लेकिन जूनागढ़ में जो है, अब जूनागढ़ की तो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, ये मैंने शायद पिछली क्लासेस में भी आपको बताई हो, और आपने नहीं सुना हो तो मैं बता देती हूँ कि जूनागढ़ जो है ये गुजरात में है, और गुजरात का आपको पता ही है कि इस तरह की संरचना है गुजरात की, मानचित्र में ऐसा दिखता है गुजरात। तो जूनागढ़ यहाँ कहीं है, इस ओर है जूनागढ़। जूनागढ़ यहाँ है और इधर है पाकिस्तान। तो जूनागढ़ पर जब ये जन्म संग्रह वाली बात आ रही थी जूनागढ़ को लेकर कि जूनागढ़ ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा, तो जूनागढ़ ने कहा रातों रात कि हम पाकिस्तान को ज्वाइन कर रहे हैं। नवाब जो वहां का था उसने ये घोषणा करवा दी कि वो पाकिस्तान को ज्वाइन कर रहे हैं। और उस समय ट्विटर, फोन और ये जो कम्युनिकेशन है हमारे पास, इंस्टाग्राम या फेसबुक और यूट्यूब, कुछ भी नहीं था। और उस समय जो है अखबार के थ्रू पता चलता था कि कहाँ क्या हुआ। अगले दिन न्यूज़पेपर आया और न्यूज़पेपर जो है उसमें लिखा हुआ था कि जूनागढ़ के नवाब ने जूनागढ़ को पाकिस्तान को दे दिया। अब जब ये खबर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पढ़ी तो उन्होंने कम्युनिकेट किया जाकर के जवाहरलाल नेहरू से। तो जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने जाकर के कहा कि ये जूनागढ़ ने इस तरह से घोषणा कर दी है अपने उसके लिए। तो चूंकि रियासतों के उसकी जिम्मेदारी उनको दी गई थी सरदार पटेल को, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा, वहां पर क्या होगा? जनमत संग्रह यानी प्लीबिसाइट होगा। प्लीबिसाइट मतलब कि वहां की जनता एक वोट डालेगी और वो वोट फेवर में या अगेंस्ट में कि क्या वो इंडिया में जुड़ना चाहता है, क्या वो पाकिस्तान में जुड़ना चाहते हैं। तो मोस्टली जो जूनागढ़ की पॉपुलेशन थी उन्होंने भारत के पक्ष में वोट किया था कि हम तो सिर्फ भारत में जुड़ना चाहते हैं, और जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ को जोड़ लिया गया। अब आते हैं जम्मू कश्मीर पे। जम्मू कश्मीर की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जम्मू कश्मीर में थे महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह ने यह कह दिया कि हम स्वतंत्र रहेंगे, हम नहीं जुड़ना चाहते हैं ना तो पाकिस्तान में ना ही भारत में। लेकिन 1948 में जब पाकिस्तान तो आजाद तो हो ही गया था, पाकिस्तान को मिल गया था पाकिस्तान, तो 1948 में पाकिस्तान ने अपने जो वहां की ट्राइब है, वहां की जनजाति है, वहां से इस पे कश्मीर पे हमला करवा दिया, क्योंकि आधा जो कश्मीर है वो आधी साइड उनके पास भी है। तो वहां से इन्होंने बॉर्डर से वहां से हमला करवा दिया। और आपको तो बेहतर पता होगा कि पाकिस्तान की बहुत सारी जो पीओके वाला एरिया है और गिलगित बाल्टिस्तान वाला जो एरिया है और दार्जिलिस्तान बाल्टिस्तान जो ये एरिया है, यहाँ से इन्होंने इस पे हमला करवा दिया कश्मीर पर। अब जब 1948 में जब हमला हुआ तो महाराजा हरि सिंह तो छोटे से महाराजा हैं, उनके पास आर्मी नहीं है। उन्होंने हेल्प मांगी इंडियन गवर्नमेंट से कि आप अपनी आर्मी भेज दो। अब उस समय जवाहरलाल नेहरू जी ने मतलब एक वो किया, एक ट्रिक की कि हम हेल्प भेज देंगे, लेकिन किस बेसिस पे भेजें? जब आप इंडिया में भारत में आना ही नहीं चाह रहे हैं तो हम कैसे हेल्प भेज दें, हम क्यों युद्ध में जाएं? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप इस पेपर पे साइन कर दीजिए। तो वो उस पेपर को कहते हैं इंग्लिश में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया महाराजा हरि सिंह ने, जिसे हिंदी में कहते हैं विले पत्र। अब इसमें लिखा क्या था? इसमें लिखा था कि जो कश्मीर है, कश्मीर का डिफेंस, कम्युनिकेशन यानी कि संचार के जितने भी माध्यम है, फोन, सैटेलाइट वगैरह वो सब, और डिफेंस कम्युनिकेशन हो गया, उसके साथ साथ ट्रेड यानी कि व्यापार आप भारत को देंगे। ट्रेड दे दे, डिफेंस दे दे और कम्युनिकेशन। डिफेंस का मतलब क्या है कि इंडियन आर्मी वहां पर रुकेगी, स्टे करेगी, सुरक्षा करेगी, क्योंकि बॉर्डर्स तो हमारे मिल रहे हैं ना। जम्मू कश्मीर के बाद साइड में पंजाब भी है, हिमाचल भी है, तो हमारी रक्षा हमें करनी है अपने आप। तो ये बॉर्डर इनको सेफ करने के लिए डिफेंस ले लिया। कम्युनिकेशन मतलब वहां पे हमारा कम्युनिकेशन रहेगा, यानी कि फोन, ये सब सैटेलाइट वगैरह सब हमारे यूज होंगे। क्यों? क्योंकि अगर पाकिस्तान ड्रोन वगैरह या पाकिस्तान उस समय कुछ चीजें ऐसी यूज करता है कम्युनिकेशन की,
तो हमें खतरा होगा। उसके बावजूद भी पाकिस्तान वहां पे अपना बेस बनाया हुआ था। और ट्रेड यानी कि व्यापार, व्यापार करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ट्रांसपोर्ट जो रोड बनेंगे वो भी हमारे ही होंगे और उसमें भी हमारी सुरक्षा हो जाएगी। तो अब ये जो ट्रिक खेली थी इसके तहत इन्होंने प्रॉमिस कर दिया कि ठीक है हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 370 डाल रहे हैं, उसके अंदर जो है 35A रहेगा। आर्टिकल 370 के तहत कश्मीर का अपना झंडा हो सकता है, यानी कि अपना स्टेट का फ्लैग, अपना झंडा, अपना संविधान हो सकता है इनका, ठीक है, अपना खुद का संविधान होगा और अपने जो भी अफेयर्स इनके होंगे, जो भी कार्य होंगे उसके लिए ये स्वयं जिम्मेदार होंगे, यानी खुद उस पर डिसाइड कर सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगी। और आर्टिकल 370 और 35 जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया गया, 370 उसी समय 1948 के आसपास। अब ये हो गया और इसके बाद जो है जम्मू कश्मीर को भारत में मिला लिया गया और ये भारत का स्टेट बन गया। और इसमें जो है इस लेजिस्लेटिव असेंबली और जो परिषद होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल वो दोनों प्रोवाइड करा दी गई, यानी कि यहाँ पे चीफ मिनिस्टर भी होता था। और फिर हैदराबाद का थोड़ा केस इसका भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इन्होंने कहा निजाम ने कि हम नहीं जुड़ना चाहते जी किसी चीज में भी। अब इन पे क्या किया, पुलिस एक्शन लिया गया, मतलब वहां पे पुलिस वगैरह भेजी गई और पुलिस एक्शन के थ्रू हैदराबाद को जोड़ लिया गया। तो टोटल 552 रियासतों को जो है हमारे इसमें जोड़ लिया गया। और अब हम कोर्स करेक्शन यहीं पर कर लेते हैं जम्मू कश्मीर का कि प्रेजेंट में आर्टिकल 370 और 35A दोनों ही खत्म कर दिए गए, ठीक है। और ये कब हुआ था, इसकी डेट याद रखेंगे आप, 5 अगस्त 2019। पार्लियामेंट में 5 अगस्त 2019 है उस डेट को ये नल एंड वॉइड मतलब वो कर दिए गए थे, क्या कह सकते हैं, रद्द कर दिए गए थे, पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में से हटा ही दिया है। और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। पहले लद्दाख इसी का पार्ट होता था, जम्मू कश्मीर लद्दाख, और फिर लद्दाख को, जम्मू कश्मीर को, लद्दाख को अलग कर दिया और क्या बना दिया है, 2 केंद्र शासित प्रदेश। और केंद्र शासित प्रदेश पे कौन राज्य करता है, गवर्नर। तो गवर्नर जो है केंद्र शासित प्रदेशों पे राज करता है। अब उसके बाद जो है इसमें जो कहानी आपको पता ही है कि वहां पे टेररिज्म की बहुत ज्यादा फंडिंग आ रही थी पाकिस्तान से, और पाकिस्तान के जो लोग हैं वो वहां के छोटे छोटे बच्चों को भी ले जाते हैं, उन्हें ट्रेन करते हैं और ट्रेन करने के बाद फिर से वो कश्मीर में ही छोड़ जाते हैं। और वही जो बच्चे हैं फिर वो म्यूटनी करते थे और पत्थरबाजी करते थे और उनका जो ब्रेन है वो वॉश किया जाता था इन जम्मू कश्मीर। तो अब जो है थोड़ी शांति है और आने वाले समय में जो है स्टेटहुड भी दे दी जाएगी। तो नेक्स्ट हम एक टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये तो कहानी रही इन 3 रियासतों की, लेकिन हमारा देश तो बहुत बड़ा है, इतनी सारी लैंग्वेज है, तो वो जो क्षेत्र है वो कैसे हमारे इंडिया में आए और उनका राज्यकरण कैसे हुआ, उनको जब राज्य बनाया तो क्या कुछ विरोध रहे या नहीं रहे। तो एक आया था धर आयोग, इसकी डेट आप याद रखेंगे, और एक आई थी जेवीपी समिति। तो धर आयोग की जो डेट है वो याद रखना, 1948 में इसका गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष थे एसके धर और ये दिसंबर 1948 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की थी और इन्होंने कहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पर ही राज्यों का जो है पुनर्गठन होना चाहिए। इन्होंने भाषा वगैरह का नाम नहीं लिया। जैसे कि आप अगर उस समय ये नॉर्मल सा लॉजिकल सा आर्ग्यूमेंट था कि हर 35 किलोमीटर बाद जो है देश में भाषा बदलती है, तो हाँ हम हर 35 किलोमीटर बाद ही एक राज्य बनाते हैं, मतलब सिर्फ सिंगल एक लैंग्वेज का एक राज्य कैसे बना सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं था। तो एसके धर ने जो है कहा कि प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए, यानी कि जो भी प्रशासन है वो उसको एडमिनिस्टर अच्छे से कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, उस बेसिस पर राज्य बनाना चाहिए। तो अब इसमें जो है फिर जेवीपी समिति आई, इनकी भी जो डिमांड है वो थोड़ी समझी गवर्नमेंट ने, लेकिन उसके बाद एक और समिति बनी। अब जेवीपी समिति इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ज्यादा रिनाउंड पर्सन थे। कौन कौन, J4 जवाहरलाल नेहरू और V4 वल्लभ भाई पटेल और P4 पट्टाभी सीतारमैया। तो पट्टाभी
सिद्धारमैया और जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल के नाम से ही इस समिति को जेवीपी समिति कहते हैं। इसका अप्रैल 1949 में गठन हुआ था और इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और 48 में गठन हुआ था। इन्होंने कहा था भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन अस्वीकार किया, यानी कि भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर एक घटना हुई। अब वो घटना कैसी है, वो बहुत ज्यादा शॉकिंग रही थी कि कांग्रेसी कार्यकर्ता थे, वो गए भूख हड़ताल पर, जिनका नाम था पोट्टी श्रीरामुलु, और 1553 में जो है 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनका निधन हो गया था। अब ये डिमांड क्या कर रहे थे, ये कह रहे थे कि हमें तेलुगु स्पीकिंग जो राज्य है वो चाहिए, यानी कि हमें भाषा के आधार पर, हम तेलुगु क्योंकि बोलते हैं तो वो जो भाषाई आधार पर है, हमें अपना अलग राज्य चाहिए। और इनका निधन होने की वजह से गवर्नमेंट को विवश होना पड़ा ताकि विरोध ना होने लगे। और 1553 में जो तेलुगु भाषीय राज्य है, जैसे कुछ पार्ट है महाराष्ट्र में तेलुगु भाषा वाला, कुछ पार्ट है हैदराबाद को जोड़ करके एक अलग राज्य बनाया गया जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश पर यह प्रश्न भी आता है कि कौन सा भारत का कौन सा राज्य है पहला जो भाषीय आधार पर जिसका गठन हुआ था, यानी कि भाषा के आधार पर जिसका गठन हुआ था। तो आंध्र प्रदेश प्रथम राज्य ऐसा था जिसका भाषाई आधार पर गठन हुआ था। फिर एक और कमीशन आई, फजल अली कमीशन। इसकी जो डिमांड है वो भी स्वीकार की, लेकिन जब ये वाली घटना हुई तेलुगु स्पीकिंग वाली, तो फिर से चूंकि आपने आंध्र प्रदेश बना दिया, तो मद्रास वाले कह रहे थे कि हमें तमिल स्पीकिंग राज्य चाहिए। अब केरल वाले कह रहे थे कि हमें मलयालम स्पीकिंग राज्य चाहिए। कर्नाटका वाले कह रहे थे कि हमें कन्नड़ स्पीकिंग राज्य चाहिए। तो अब भाषा के आधार पर तो नहीं हो सकता, एक भाषा एक राज्य। तो फजल अली की कमीशन आई और फजल अली की कमीशन जो है 1553 में इसका गठन हुआ और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे फजल अली, और इनके साथ साथ के.एम. पन्नीकर और एच.एन. कुंजरू जो हैं अन्य इसके सदस्य थे। 1955 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की थी और इन्होंने कहा था एक राज्य एक भाषा का सिद्धांत जो है ये खारिज करते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा कि जरूरी नहीं कि सिर्फ एक भाषा एक राज्य, दो भाषा भी तो हो सकती है, तीन भाषा भी तो हो सकती है। एक भाषा एक राज्य के हिसाब से तो फिर हमारे जो भारत की है, एक तो प्रशासन में बहुत दिक्कत आएगी, दूसरा जो भारत की एकता है उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है अगर हम एक भाषा के आधार पर ही राज्य बनाएंगे। तो इन्होंने कहा जरूरी नहीं एक भाषा एक राज्य हो, दो या दो से अधिक भाषा भी हो सकती है। तो फिर उसके हिसाब से जो है अन्य जो बाद में जो एक बना, फिर केरल का गठन हुआ। तो केरल का गठन कैसे हुआ था इसको आप याद रखेंगे। तो केरल में कुछ पार्ट कर्नाटका का आ रहा था, कर्नाटका का, इसमें कुछ पार्ट जो है तमिलनाडु का आ रहा था, टीएन का कुछ पार्ट है ना। तो ये पार्ट जो है केरल में मिला करके इसका यहाँ पर केरल बना दिया। मतलब मलयालम यहाँ की भाषा है, मतलब मोस्टली यहाँ के लोग मलयालम बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ मलयालम बोलते हैं, कुछ कन्नड़ स्पीकिंग भी है और कुछ तमिल स्पीकिंग भी है। तो इस तरह से इन्होंने फिर बनाए राज्य। और फजल अली की कमीशन की जो है जितनी भी रिकमेंडेशन थी, जितने भी इन्होंने वो दिए थे सुझाव, वो सुझाव थोड़े बहुत अमेंडमेंट के साथ इनको स्वीकार कर लिया था इनकी कमीशन का। और फिर एक अधिनियम आया, इसका नाम याद रखिएगा आप, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट या 1956 का अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। तो इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है ये बने हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात पहले बंबई के नाम से जाने जाते थे, एक प्रोविंस, और इनको फिर मराठी स्पीकिंग महाराष्ट्र बना दिया, गुजराती स्पीकिंग गुजरात बना दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही वहां पे लैंग्वेज बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी के साथ साथ अदर लैंग्वेज भी बोली जाती है, और गुजरात में भी कच्छी और जो सौराष्ट्र में बोली जाती है अलग अलग जो भाषा है, एक तुलु भाषा है, तो अलग अलग भाषाएं यहाँ पे बोली जाती है। ये 1960 में बना। दादरा और नगर हवेली जो है ये अब यूनियन टेरिटरी है, 1961 में इनका गठन हुआ था और ये पहले पुर्तगालियों के कब्जे में थी, फिर पुर्तगालियों को जो है यहाँ से भगा दिया गया और पुर्तगालियों से ये वापस ले ली गई। फिर गोवा, दमन और दीव, 1961 में दमन दीव को यूनियन टेरिटरी बनाया, ये भी
गुजरात के पास ही छोटे छोटे आइलैंड हैं, और गोवा को 1987 में राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया। पुडुचेरी को 1962 में वो बना दिया था यूनियन टेरिटरी, और अब भी पुडुचेरी जो है यूनियन टेरिटरी। पुडुचेरी जो है यानी पौंडीचेरी, इसका एक और खास बात ये भी है कि ये फ्रेंच की टेरिटरी थी। फ्रेंच ने पहले इसमें पुडुचेरी में माहे और यमन दो दो टेरिटरी है यहाँ पर पुडुचेरी के पास ही, तो ये तीनों जो है मिलकर पौंडीचेरी बनाती हैं। और फ्रेंच जो है ये भारतीय गवर्नमेंट को सौंप कर गए थे, मतलब बिना लड़ाई के बिना किसी उसके छोड़कर चले गए थे आजादी के बाद, और ये हुआ था मतलब 1962 में। नागालैंड 1963 में भाषाई आधार पर जो नागा लैंग्वेज बोलते हैं ट्राइब है, उसको लेकर इन्होंने अलग कर दिया। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश ये सब पंजाब में से बने हैं। पंजाब पहले इतना छोटा नहीं था, पहले पंजाब का पार्ट हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश भी था। फिर पंजाब में से तोड़ करके हिल स्टेट जो है हिमाचल प्रदेश बना दिया, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ियां हैं, चंडीगढ़ और हरियाणा बना दिया। और चंडीगढ़ को जो है पंजाब की संयुक्त राजधानी बना दिया गया था, मतलब हरियाणा और चंडीगढ़ की एक ही राजधानी है, वो हरियाणा और पंजाब की एक ही राजधानी है, दैट इज चंडीगढ़। और 1966 में इनका गठन हुआ था। फिर आता है मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, ये 1972 में बने थे, नॉर्थ ईस्ट में है ये राज्य। सिक्किम 1974 में, तेलंगाना 2014 में, और मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा 1987 में। ये इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया है। सिक्किम की मैंने बात शायद आपको कल भी बताई थी कि यहाँ पर एक डायनेस्टी थी जिसका नाम था चोग्याल डायनेस्टी, बट यहाँ के जो लोग थे वो इंडिया में ही मिलना चाहते थे, और 1974 में इन्होंने जब इच्छा जताई तो उस समय इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी, और इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने सिक्किम को अपने में मिला लिया और इसे राज्य का दर्जा बाद में दे दिया। सिक्किम मैंने बताया है आपको क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है नेपाल, चाइना और भूटान के बीच में है। ये सैंडविच है, एक तरह से सैंडविच है, तीन कंट्री के बीच में दबा हुआ है। अब नेपाल से तो हम सिक्योर है क्योंकि नेपाल से हमारे अच्छे रिलेशन है, हम भूटान से भी सिक्योर है क्योंकि भूटान से भी हमारे अच्छे रिलेशन है, लेकिन चाइना के साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है। तो अगर सिक्किम फॉर इंस्टेंस चाइना की तरफ चला जाता तो उनको रास्ता मिल जाता हमारे यहाँ एंटर करने का, तो वो रास्ता सिक्योर करने के लिए सिक्किम जो है, चाहे छोटा सा ही राज्य है, वो भी हमारी गवर्नमेंट ने इसमें ही मिला दिया। तो अब ये टोटल कुछ राज्य हैं, और अब टोटल राज्य आप याद रखना, ये मैं यहाँ लिख देती हूँ। अब टोटल में 28 तो राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश, बस यही याद रखना। अभी तक कोई चेंज नहीं हुआ है, 8 केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि जम्मू कश्मीर को भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है, राज्य का दर्जे से हटा दिया गया था, तो 29 राज्य तो रहे नहीं, कितने बचे 28। और दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव जो है इनको एक ही बना दिया गया, मतलब इनका एडमिनिस्ट्रेशन एक ही पर्सन करेगा, तो इसलिए अब 8 यूनियन टेरिटरी हो गई। ठीक है, तो अब हम कल करेंगे, और कल हम शुरू करेंगे नागरिकता यानी सिटीजनशिप। इनके क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे एक वर्ड के, और जो एक वर्ड के क्वेश्चन हैं वही आपके टेस्ट में भी आएंगे और वही हम आपको शेयर भी करेंगे। ठीक है, तो उनको हम कर देंगे, एक साथ नहीं करेंगे, धीरे धीरे।